सूजन थोड़ी नर्वस दिखाई देती है और धीरे से कहती है, लॉयर सू, हमारी हियरिंग लाइव चलने वाली है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? जिसके जवाब में मैं आराम से कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक प्रेसिडिंग जज जानबूझकर फैसला खराब करने की कोशिश ना करे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर यह केस और भी बड़ा इश्यू बन जाएगा। इस पैरेलल वर्ल्ड में लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ लॉ सच में सेक्रेट माना जाता है। लॉ के सामने हर इंसान बराबर होता है। यहाँ कोई जुडिशियल फेवरेटिज्म नहीं चलता है। अगर किसी जज पर शक हो तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। फिर देखा जाता है कि वह जज केस हैंडल कर भी सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ जजेस आमतौर पर लॉ के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और मैंने पहले ही पता कर लिया था कि इस केस की प्रिजाइडिंग जज नांदू कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट जज यूकाइशिया है, जिन्हें लॉ की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है। और इस बार नांदू बैंक रॉबरी केस भी यूकाइशिया ही हैंडल कर रही होती है, जिस पर मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि यूकाइशिया अपने फेयर जजमेंट के लिए काफी फेमस होती है। जल्दी ही दोनों साइड्स के लॉयर्स अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद क्लर्क कोर्ट की डिसिप्लिन रूल्स पढ़ना शुरू करता है। कोर्ट की डिग्निटी बनाए रखने के लिए सबसे पहले कोर्ट डिसिप्लिन पढ़ी जाती है। सभी पार्टीज, उनके लॉयर्स और कोर्ट रूम में बैठे लोग प्रेसिडिंग जज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। इसके बाद 2 एडजुडिकेटर्स कोर्ट रूम में आते हैं और फिर यूकाइशिया भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ वांग वू ये सब देखकर सेटिस्फाइड हो रहा होता है, क्योंकि ये ट्रायल लाइव चल रहा होता है और इंटरनेट पर मीडिया पहले से ही इस बात को लेकर काफी डिस्कशन कर रही होती है कि नांदू बैंक पर बहुत प्रेशर है। अगर नंदू बैंक ये केस हार जाता है तो उसकी रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए किसी भी हालत में यह केस हारना नहीं चाहिए। कोर्ट की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद यूकाइशिया हल्का सा हथौड़ा मारती है और कहती है, अब प्लेनेटिव का लॉयर अपनी बात रखे, फैक्ट्स, रीजंस और अपनी अपील रिक्वेस्ट बताइए। यह सुनते ही मैं लॉयर बेंच पर बैठा हुआ थोड़ा सीधा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब मेन मोमेंट आ चुका है, जिस पर मैं अपना सूट ठीक करता हूँ, कंप्लेंट खोलता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। पहला, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे क्लाइंट को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, हम डिफेंडेंट यानी नांदू बैंक से कॉम्पेंसेशन की मांग करते हैं, क्योंकि नांदू बैंक की गलत हैंडलिंग की वजह से हमारे क्लाइंट को गलत तरीके से 20 साल की सजा मिली और उसे काफी लंबे समय तक डिटेंशन में रहना पड़ा। इसलिए हम मटेरियल लॉस, लेबर एक्सपेंसेस, मेंटल डैमेज और रेपुटेशन लॉस के लिए कुल 20 युआन कंपेंसेशन की मांग करते हैं। तीसरा, क्योंकि नांदू बैंक की वजह से हमारे क्लाइंट की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए हम मांग करते हैं कि नांदू बैंक पब्लिक अपॉलॉजी दे, और यह अपॉलॉजी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स समेत सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम 20 दिनों तक दिखाई जाए। चौथा, हम मांग करते हैं कि नंदू बैंक के सीनियर मैनेजमेंट खुद सामने आए और पब्लिक के सामने फैक्ट्स क्लियर करें, सिर्फ हमारे क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जिनके साथ बैंक ने ऐसा ही बिहेवियर किया है, और उनसे भी अपॉलॉजी मांगी जाए। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देने लगता है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, ये लॉयर आखिर चाहता क्या है। लोगों को लगा था कि शायद हम सिर्फ वांग ली की सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं सीधा नंदू बैंक से कंपेंसेशन मांग रहा होता हूँ, और सिर्फ कंपेंसेशन ही नहीं बल्कि मेंटल डैमेज, रेपुटेशन लॉस और पब्लिक अपॉलॉजी तक की मांग कर रहा होता हूँ, जिस पर कोर्ट रूम में बैठे कई लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह केस नॉर्मली चलता तो शायद वांग ली की सजा थोड़ी कम हो जाती और उसी को लोग जीत मान लेते, लेकिन मैंने तो सीधा पूरा गेम ही बदल दिया था। उधर नंदू बैंक के लीगल ऑफिस में बैठे लोग लाइव ट्रायल देख रहे होते हैं, जिस पर वांग वो गुस्से में धीरे से गाली देता है। उसके बगल में बैठा शू जी कियांग हंसते हुए कहता है, प्रेसिडेंट वांग, इस तरह की अपील पूरी तरह बेकार है। उसके पास ना कोई फैक्ट्स हैं ना कोई लीगल बेसिस। फिर वह आगे कहता है, हो सकता है ये खुद ही फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से अंदर चला जाए और तब पब्लिक ओपिनियन भी पूरी तरह हमारी तरफ हो जाएगी। जिस पर वांग वो ठंडी आवाज में कहता है, कुछ भी हो लेकिन इस बार हमारा नांदू बैंक ये केस शानदार तरीके से जीतना चाहिए, समझे। यह सुनकर शू जी कियांग तुरंत सिर हिलाता है। उधर कोर्ट रूम में सामने वाला लॉयर लीमो मेरी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और हल्की सी हंसी के साथ कहता है, इस तरह की अपील के लिए क्या प्लेनेटिव साइड के लॉयर के पास कोई रेलेवेंट एविडेंस या लीगल बेसिस भी है? अगर नहीं है तो। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही मैं हल्का सा स्माइल करता हूं और कहता हूं, मुझे लगता है इसका डिफेंस लॉयर से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जज की तरफ देखकर कहता हूं, प्रिसाइडिंग जज सामने वाला लॉयर मुझ पर वर्बली अटैक कर रहा है और जस्टिस की नॉर्मल प्रोसेस में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हें कोर्ट रूम से बाहर भेजा जाए। यह सुनते ही लीमो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यूकाइशिया हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और हथौड़ा मारते हुए कहती है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। लेकिन प्लेंटिफ लॉयर सही कह रहा है, मैंने अभी डिफेंडेंट साइड के लॉयर को बोलने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए डिफेंडेंट लॉयर को पहली वार्निंग दी जाती है। यह सुनते ही लीमो का चेहरा तुरंत खराब हो जाता है। वह गुस्से में मेरी तरफ देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और मजबूरी में अपनी बात वापस निकल जाता है, जिस पर वह मन ही मन मुझे गाली देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बिल्कुल डॉग जैसा बिहेव कर रहा होता हूँ। वह सोचता है, यह आदमी आखिर किस लॉ स्कूल से आया है, इसकी अपील खुद नॉनसेंस है। और अब जैसे ही मैंने एक वर्ड बोला, इसने मुझे कोर्ट रूम से बाहर भेजने की बात कर दी, क्योंकि कोर्ट रूम से बाहर भेजने का मतलब होता है कि या तो उस लॉयर ने कोर्ट को डिस्टर्ब किया है या फिर सामने वाले पर गलत असर डालने की कोशिश की है। और साफ था कि मेरी अभी वाली बात उसी तरफ जा रही होती है। लीमो मन ही मन गुस्से में सोच रहा होता है, मैंने तुम्हारी बात में जरा भी इंटरफियर नहीं किया और तुम इतने डिस्गस्टिंग हो कि सीधे मुझे बाहर निकलवाने की एप्लीकेशन दे दी। लेकिन फिर वह खुद को समझाने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से मेरी यह एप्लीकेशन पूरी तरह बिना किसी बेसिस के थी और अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मैंने खुद नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफियर किया होगा, जिस पर मुझे डिटेंशन तक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ये केस नहीं बल्कि पब्लिक ओपिनियन में भी नंदू बैंक सीधा जीत जाएगा। यह सोचकर लीमो धीरे धीरे शांत होने लगता है। उधर जज यूकाइशिया हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और मेरी तरफ देखकर कहती है, प्लेनेटिव साइड के लॉयर को वार्निंग दी जाती है। एक प्रेसिडिंग जज होने के नाते मैं अभी तक आपकी लिटिगेशन रिक्वेस्ट को सही नहीं मानती हूं। अगर आपके पास फैक्चुअल बेसिस या लीगल बेसिस नहीं हुआ तो क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कोर्ट में फॉल्स स्टेटमेंट देने पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है और फॉल्स लिटिगेशन के लिए क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी भी तय की जा सकती है। तो क्या आप श्योर हैं कि आपकी लिटिगेशन रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यह सुनते ही बगल में बैठी ली सूजन नर्वस हो जाती है। वह धीरे से मेरा कपड़ा पकड़कर मुझे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं बहुत सीरियस होकर सिर हिलाता हूं और कहता हूं, चीफ जज, मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं कोर्ट में कही गई अपनी हर बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है, जिस पर यूकाइशिया कहती है, अगर आपने अपनी लिटिगेशन रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी है तो अब डिफेंडेंट साइड यानी नंदू बैंक अपनी डिफेंस रखे। अब LIMO को बोलने का मौका मिल जाता है, जिस पर वह थोड़ा सीधा होकर खड़ा होता है और अपनी डिफेंस पढ़ना शुरू करता है। हमारी तरफ से डिफेंस इस प्रकार है, पहला, प्लेंटिफ की सारी एक्यूजेशंस को रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा, प्लेंटिफ ने हमारे नांदू बैंक पर झूठे आरोप लगाए हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बिहेवियर को सीरियसली लिया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि लॉ की डिग्निटी बनी रहे। तीसरा, प्लेनेटिफ ने हमारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम 5 लाख युआन कंपेंसेशन की मांग करते हैं। और चौथा, प्लेनेटिफ हमारी सारी लीगल फीस भी पे करेगा। इतना कहकर
कहकर लीमो अपनी बात खत्म कर देता है, जिस पर यूकाइशिया कुछ सेकंड्स तक दोनों साइड्स की बात सोचती रहती है। फिर वह कहती है दोनों साइड्स अपनी क्लेम्स सबमिट कर चुकी हैं, अब प्लेनेटिव साइड फैक्ट्स और लीगल बेसिस पेश करें। यह सुनते ही कोर्ट रूम में बैठे सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ आ जाती हैं, क्योंकि मेरी लॉसूट रिक्वेस्ट शुरू से ही बहुत आउटरेजस लग रही होती है। उधर ली श्यूजन मेरे बगल में बैठी बैठी नर्वस होकर पसीना बहा रही होती है। वह धीरे से कहती है लॉयर सू, अब क्या करेंगे, क्या हमारे पास कोई एविडेंस है भी? लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर बस हल्का सा स्माइल करता हूँ। फिर मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और जज की तरफ देखकर कहता हूँ चीफ जज, रेलेवेंट लीगल बेसिस रखने से पहले मैं अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वह उस दिन की पूरी घटना खुद बताए, जिस पर मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। यूकाइशिया कहती है ठीक है, अब प्लेनेटिव उस दिन की घटना बताए। यह सुनकर वांग ली धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा होता है। वह बगल में खड़े दोनों बैलीफ्स की तरफ देखता है। फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसका नर्वस मूड थोड़ा शांत हो जाता है, जिस पर वह धीरे से कहता है जज, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ? यूकाइशिया इसकी परमिशन दे देती है। फिर एक बैलीफ वांग ली को पानी की बोतल देता है और पानी पीने के बाद उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। फिर वांग ली बोलना शुरू करता है उस दिन की बात बहुत सिंपल थी। मेरे डैड आईसीयू में थे और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं नंदू बैंक गया था। लेकिन बैंक स्टाफ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि अकाउंट मेरे डैड के नाम पर था। उन्होंने कहा कि मेरे डैड खुद बैंक आए तभी पैसे मिलेंगे। फिर जब मैं उनसे आर्ग्यू कर रहा था, तभी अचानक कुछ लोग बैंक में घुस आए और बैंक लूटना शुरू कर दिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे जमीन पर बैठे हुए देखा। मैं उस समय बहुत परेशान था। फिर उसने मुझे लूटे हुए पैसों में से कुछ पैसे दिए और उसके बाद मैं वह पैसा लेकर हॉस्पिटल चला गया। इतना सुनते ही मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ प्रिजाइडिंग जज, मैं अपने क्लाइंट से कुछ डिटेल्स पूछना चाहता हूँ, जिस पर जज परमिशन दे देती है। फिर मैं वांग ली से पूछता हूँ क्या आप रॉबरी में शामिल थे? अगर नहीं तो डिटेल में बताइए कि उस रॉबर ने आपको पैसे कैसे दिए। यह सुनकर वांग ली थोड़ा सोचने लगता है। फिर वह कहता है मुझे याद है, एक छोटा सा आदमी था, उसने मुझे जमीन पर सिर पकड़कर रोते हुए देखा। फिर उसने मुझे डांटा और पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, जिस पर मैंने उसे बताया कि मेरे डैड हॉस्पिटल में है और मुझे पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर उसने कहा कि वह भी बैंक इसलिए लूट रहा है ताकि अपने फैमिली को बचा सके। और ये सुनने के बाद उसने अपनी जेब से 2 बंडल पैसे निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। इसके बाद मैं फिर पूछता हूँ जब उसने तुम्हें पैसे दिए तो तुमने सबसे पहले क्या किया? जिस पर वांग ली तुरंत जवाब देता है मुझे वह पल बहुत अच्छे से याद है। मैंने पहले वह पैसे लेने से मना कर दिया था क्योंकि मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर उसने मुझे डांटा और कहा कि अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो मैं एक अनफाइल सन हूँ, जिस पर मैंने पैसे ले लिए। यह सुनकर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ थैंक यू, हमारी तरफ से सवाल खत्म हो गए। फिर यूकाइशिया डिफेंडेंट साइड की तरफ देखती है और कहती है प्लेनेटिव साइड की क्वेश्चनिंग खत्म हो चुकी है, अब आप अपनी लीगल एक्सप्लेनेशन दीजिए। जिस पर मैं धीरे से अपनी फाइल खोलता हूँ और आगे बोलने लगता हूँ इस मटेरियल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस वर्डिक्ट में भी कई अनरीजनेबल बातें होती हैं, जिस पर यह हमारे क्लाइंट्स को बहुत सीरियस नुकसान पहुंचाता है। और टिंक्शन फैक्ट्री में मौजूद सभी लोगों की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं, क्योंकि मेडिकल ट्रायल का जजमेंट पूरी तरह अनरीजनेबल लगता है, जिसका मतलब साफ होता है कि मैं जूरी के फैसले को ओवरटर्न करना चाहता हूं। जिस पर टिंक्शन फैक्ट्री में मौजूद जूरी और स्पेक्टेटर्स सभी लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं और साथ ही लाइव ब्रॉडकास्ट वेन्यू के बाहर जो ऑडियंस इस ट्रायल को देख रही होती है वो भी अचानक समझ जाती है कि मैं मेडिकल ट्रायल के वर्डिक्ट से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं हूं, बल्कि मैं इस पूरे मेडिकल ट्रायल के लीगल जजमेंट को ओवरटर्न करना चाहता हूं। फिर कोई कहता है अब 666 बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहो कि ये बहुत औसम है, जिस पर चाहे फाइनल वर्डिक्ट कुछ भी हो, लेकिन ये मेडिकल ट्रायल को ओवरटर्न करने वाली बात सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद कोई कहता है कि मेडिकल ट्रायल के अनरीजनेबल हिस्सों पर सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन अगर इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना है तो उसके लिए नए एविडेंस देने पड़ेंगे जिससे यह साबित हो सके। जिस पर वह यंग लॉयर कॉन्फिडेंट नजर आता है और वह कोई बिना सोचे समझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जब नंदू कोर्ट में मेडिकल ट्रायल के जजमेंट के खिलाफ पेश हुआ था तभी उस लॉयर को महसूस हो गया था कि इस वर्डिक्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लीगल प्रोविजंस के जरिए एक्सप्लेन और रिफ्यूट किया जा सकता है। फिर वह पहला पॉइंट सामने रखता है जिसके मुताबिक जजमेंट में कहा गया था कि नांडू कोर्ट में मौजूद होकर हमारी पार्टी पर केस करता है क्योंकि वह जानता था कि वह एक क्रिमिनल सस्पेक्ट है और इसके बावजूद भी उसने वही पैसा लेना चुना जो बैंक से लूटा गया था। जिस पर कोर्ट यह सब्जेक्टिव इंटेंशन मान लेता है कि हमारी पार्टी बैंक का पैसा लूटना चाहती थी और फिर इसी वजह से हमारी पार्टी को कॉपर फायर की सजा देने की बात कही जाती है, या फिर यह कहा जाता है कि उसने बैंक रॉबरी में शामिल होकर वही क्राइम किया है। इसके बाद जजमेंट का दूसरा पॉइंट सामने आता है जिसमें नांदू कोर्ट यह डिसाइड करता है कि हमारी पार्टी यानी वांग ली ने क्रिमिनल सस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन किया था, जिस पर अभी कुछ देर पहले ही हमारी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि उस समय वह आदमी एक क्रिमिनल सस्पेक्ट था और उसी ने खुद आगे बढ़कर हमारे क्लाइंट से बात की थी। फिर आगे मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमारा क्लाइंट उसे उसके रियल नाम वांग ली से बुलाता है, जिस पर वांग ली साफ साफ बताता है कि उस समय वह आदमी क्रिमिनल सस्पेक्ट था और वही खुद आगे बढ़कर उससे पूछता है कि वह बैंक में रो क्यों रहा है। यह सुनकर वांग ली उसे अपने बारे में बताता है, जिसके बाद वह सस्पेक्ट खुद अपनी तरफ से उसे पैसे देता है ताकि वह हॉस्पिटल जाकर बिल पे कर सके और अपने क्रिटिकली इल फादर का ट्रीटमेंट करा सके। फिर सबसे पहले वांग ली यह कहता है कि उस समय उसके अंदर सिर्फ वरी और फियर थी, जिस पर वह प्रिजाइडिंग जज से भी यही पूछता है कि जब वांग ली का पहला रिएक्शन ही डर था तो फिर कैसे यह माना जा सकता है कि वांग ली बैंक का पैसा लूटना चाहता था, क्योंकि किसी भी इंसान का पहला रिएक्शन डर होना ही उसकी सब्जेक्टिव इंटेंशन को दिखाता है और वांग ली का पहला रिएक्शन साफ तौर पर फियर था। इसके बाद वांग ली एक और बात बताता है, वह कहता है कि उस सस्पेक्ट ने उसे डांटा था, जिस पर उस समय की सिचुएशन को देखकर साफ समझ आता है कि सस्पेक्ट वांग ली के बिहेवियर से खुश नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस सस्पेक्ट के हाथ में एक डेंजरस वेपन भी था, जिस पर ऐसी कंडीशन में वांग ली की जान की कोई गारंटी नहीं रहती है और हमारे देश के लॉ के मुताबिक वांग ली इस सिचुएशन में इमरजेंसी अवॉइडेंस की कंडीशन को पूरा करता है, जिस पर उसे किसी भी तरह की रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर इन सभी बातों के आधार पर हम यह बताते हैं कि नांदू स्ट्राइक कोर्ट का जजमेंट सेकंड इंस्टेंस और मेडिकल ट्रायल के जजमेंट से मेल नहीं खाता है, जिस पर हम ऑफिशियली अप्लाई करते हैं कि नांदू स्ट्राइक कोर्ट और नांदू अल्टीमेट कोर्ट में वांग ली के मेडिकल ट्रायल और सेकंड इंस्टेंस जजमेंट को विड्रॉ किया जाए। यह सुनते ही पूरे ट्रायल सीन में हलचल मच जाती है और मेरी तरफ से उठाए गए इन शार्प सवालों को सुनकर हर कोई स्टंट रह जाता है। फिर कुछ लोग ध्यान से सोचने के बाद मेरी तरफ एडमिरेशन और करेज से देखने लगते हैं, जिस पर वांग ली की आंखें भी चमकने लगती हैं, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि वह इनोसेंट है और बच सकता है, उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा और नांडू बैंक हार सकता है। जिस पर वांग ली के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है और उसे यह सब बहुत ग्रेट लगने लगता है। फिर ली श्यूजन, जो अब तक अक्सर दबाव में रहती थी, वह भी राहत की सांस लेती है और वह मेरी तरफ एडमिरेशन से भरी नजरों से देखने लगती है। वह सोचती है कि इस तरह का लॉसूट सच में जीतने की होप रखता है, ये बहुत अमेजिंग है और जिस लॉ फर्म को उसने चुना था उसका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन उसी समय नंदू बैंक के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में बैठे वांग वू का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और उसके चेहरे पर शॉक और हॉरर साफ दिखाई देने लगता है, जिस पर वह जस्टिस मिनिस्टर शू जी कियांग की तरफ ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, मिनिस्टर शू, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे साथ रहते हुए ये केस जरूर जीता जाएगा? लेकिन अब ये क्या हो रहा है? न सिर्फ तुम सेंटेंस बढ़ा नहीं पाए बल्कि दूसरी साइड को एक्विटल के लिए अप्लाई करने का मौका भी दे दिया।
और अगर सामने वाली साइड सच में जीत गई तो तुम्हें पता है कि हमारे बैंक को कितना बड़ा नुकसान होगा। जब ऐसा होगा तब तुम्हारा पूरा लीगल डिपार्टमेंट अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाएगा। जिस पर शू झीकियांग जल्दी से कहता है, हंगचेंग वांग, आप चिंता मत कीजिए, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। सामने वाले लॉयर में थोड़ी स्किल जरूर है, लेकिन हमारे बैंक का लीगल डिपार्टमेंट बैंक का पैसा बेकार में नहीं खाता है। सामने वाले लॉयर ने जो 2 पॉइंट्स उठाए हैं उनमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस जजमेंट में अभी भी कई और पॉइंट्स बचे हुए हैं और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कहते हुए शू झीकियांग फर्स्ट इंस्टेंस वर्डिक्ट की फाइल निकालता है, जिस पर वांग वू उसे देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, बेहतर होगा कि तुम कोई गड़बड़ मत करना, इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर नजर रखो और अगर कोई भी नई सिचुएशन आए तो तुरंत आकर मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि यह लॉसूट किसी भी हालत में हारना नहीं चाहिए। इसके बाद वांग वू ऑफिस से बाहर चला जाता है, जिस पर शू झीकियांग एक लंबी सांस छोड़ता है और अपने माथे का पसीना पोंछता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वांग वू की मौजूदगी ने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया था। और एक जस्टिस मिनिस्टर होने के नाते शू झीकियांग खुद भी जानता है कि उन्हें यह केस जरूर जीतना चाहिए, लेकिन जब भी वह सामने वाले लॉयर को देखता है उसके मन में अचानक एक ख्याल आने लगता है, क्या होगा अगर सामने वाली साइड जीत गई। फिर वह तुरंत अपने दिमाग में इस बात को नकार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाली साइड सिर्फ एक छोटी और अननोन लॉ फर्म है और वो कैसे छोटा लॉयर कोर्ट में खड़ा होता है। और मैं प्रिजाइडिंग जज यू साइक्सिया की तरफ देखता हूँ, हमारा स्टेटमेंट पूरा हो चुका है। जिस पर यूकाइशिया हल्का सा सिर हिलाती है और फिर लीमो नंदू बैंक और प्रोसिक्यूटर की तरफ देखकर कहती है, क्या किसी को कुछ और ऐड करना है। लीमो मेरी तरफ ध्यान से देखता है और मन ही मन मुझे कोसने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से यह सूबाई बहुत ज्यादा बोलने में स्मार्ट है। उसने जजमेंट के सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स की बात की और बाकी 4 पॉइंट्स का जिक्र तक नहीं किया। फिर लीमो अपना हाथ उठाता है, प्रिजाइडिंग जज मुझे एक सवाल पूछना है। जिस पर लीमो हाथ उठाकर प्रेसिडेंट जज से परमिशन मांगता है। यूकाइशिया डिफेंडेंट की तरफ देखती है और फिर कहती है, डिफेंडेंट्स लॉयर, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कोर्ट में पूछ सकते हैं। लीमो गहरी सांस लेता है और मेडिकल ट्रायल का वर्डिक्ट निकालता है। फिर वह कहता है, प्रिजाइडिंग जज, मैं प्लेंटिफ्स लॉयर के स्टेटमेंट पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूं और इसके पीछे रीजन ये है, अभी कुछ देर पहले प्लेंटिफ्स लॉयर ने नांडू कोर्ट के फर्स्ट इंस्टेंस जजमेंट से डिससैटिस्फैक्शन दिखाई और उसके रीजंस भी बताए, लेकिन उन्होंने जजमेंट के सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स की बात की और जानबूझकर बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया। जबकि जजमेंट का तीसरा पॉइंट यह था कि नांडू प्रोविंशियल कोर्ट ने यह माना था कि वांगली जानता था कि यह पैसा बैंक का है, क्योंकि वांगली ने खुद अपने स्टेटमेंट में बताया था कि बैंक से बाहर निकलने के बाद वह डेंजर से बाहर आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वही पैसे लेकर हॉस्पिटल जाने और बिल पे करने का फैसला किया। जिस पर यह साफ होता है कि यह वांगली का खुद का सब्जेक्टिव डिसीजन था, यह वैसा इमरजेंसी अवॉइडेंस नहीं था जैसा प्लेंटिफ्स लॉयर अभी बता रहे हैं। तो मैं प्लेंटिफ्स लॉयर से पूछना चाहता हूं, जब वांगली को पता था कि यह बैंक का पैसा है तो उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, या फिर किसी सेफ जगह पर पहुंचने के बाद बैंक का पैसा वापस क्यों नहीं किया। लेकिन वांगली ने उल्टा वही पैसा हॉस्पिटल में यूज किया और फीस पे की, जिस पर यह साफ दिखता है कि वह शुरू से जानता था कि यह पैसा बैंक से लूटा गया था। दूसरी बात, मान लो किडनैपर्स ने उसे थ्रेटन किया था, लेकिन जैसे ही वांगली बैंक से बाहर निकला वह डेंजर से बाहर आ चुका था, इसलिए उसके ऊपर इमरजेंसी अवॉइडेंस लागू नहीं होती है। यह सीधा सीधा अपने पिता को बचाने के लिए बैंक का पैसा यूज करना हुआ और मैं जानता हूं कि यह ह्यूमैनिटी है। मैं वांगली के अपने पिता के लिए प्यार और केयर को डिनाई नहीं करता, लेकिन लॉ एंड फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो वांगली के खिलाफ दिया गया जजमेंट बिल्कुल सही है। इतना कहकर लीमो अपनी बात खत्म करता है और फिर मेरी तरफ देखता है, क्योंकि उसकी आखिरी वाली लाइन उसने वहीं पर ऐड की थी। वह खुद भी जानता था कि इस केस की पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसे केस जीतने के साथ साथ लोगों की राय का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। नहीं तो अगर केस जीत भी जाता तब भी नंदू बैंक के रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस पर प्रेसिडेंट जज कहती है, प्लेनेटिव साइड, क्या आपको डिफेंडेंट साइड की बात पर कोई ऑब्जेक्शन है या आप कोई अलग ओपिनियन रखना चाहते हैं। लीमो जानबूझकर प्रोवोके करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखता है, जिस पर मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब नंदू बैंक पर मूव करने का टाइम आ चुका था। फिर मैं कहता हूं, प्रिजाइडिंग जज, मुझे डिफेंडेंट साइड की बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके लॉयर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात कही है, लेकिन एक चीज है जिसे डिफेंडेंट साइड के लॉयर ने इग्नोर कर दिया। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये कैसे प्रूव करते हैं कि वांगली को जो पैसा मिला था वह बैंक का ही पैसा था। क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे यह साबित हो सके कि वह पैसा बैंक का था। क्योंकि डिफेंडेंट साइड के लॉयर ने यह कहा कि हमारे क्लाइंट वांगली ने बैंक का पैसा हॉस्पिटल में यूज किया और उसी आधार पर उन्होंने वांगली की सब्जेक्टिव इंटेंशन डिसाइड कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कैसे प्रूव होगा कि वह पैसा बैंक का ही था। मेरा यह सवाल सुनते ही लीमो एकदम चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। बैंक का पैसा बैंक का है, ये प्रूव कैसे किया जाए। यह सवाल सुनकर लीमो पूरी तरह स्टन रह जाता है और ट्रायल में बैठे कई लोग भी कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह सवाल बहुत अजीब था लेकिन फिर भी टेक्निकली गलत नहीं था। और लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे ऑडियंस भी कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में चले जाते हैं। फिर कोई कहता है, ये क्या मतलब हुआ, बैंक को यह प्रूव करना पड़ेगा कि बैंक का पैसा उसी का है। जिस पर दूसरा कहता है, इस लॉयर में कुछ तो बात है, ये लॉ सूट अब कहां से कहां पहुंच गया। फिर कोई और कहता है, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या ये लॉ सूट वांगली के बारे में नहीं था। क्या फोकस वांगली की सेंटेंस कम करवाने पर नहीं होना चाहिए था। बैंक तो यहाँ में अटैकर है, लेकिन अब वांगली का लॉयर ही इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। जिस पर दूसरा जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन मुझे ये लॉ सूट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसे देखना काफी कूल है। कोर्ट रूम में मेरे इस ट्रिकी सवाल ने लीमो को पूरी तरह साइलेंट कर दिया और कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आता कि मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ। क्योंकि सवाल पूछने के हिसाब से देखा जाए तो मेरे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो रॉबर्स बैंक से जो पैसा लूट कर लाए थे वह बैंक का नहीं था, तो फिर क्या वह आसमान से गिरा था। जिस पर ली श्यूजन मेरी तरफ ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो। और यूकाइशिया भी लॉ सीक्वेंस को देखकर शांत तरीके से मेरी तरफ देखती है। प्लेनेटिव्स लॉयर, क्या आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस या लीगल बेसिस है। मैं तुरंत कहता हूं, यस प्रेसिडिंग जज। फिर मैं डॉक्टर फैमिली की तरफ से दिया गया एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालता हूं। प्रिसाइडिंग जज, यह वह एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन ने उस समय सबमिट किया था। इस एविडेंस के मुताबिक रॉबर्स ने सिर्फ बैंक के अंदर रखा हुआ पैसा नहीं लूटा था, बल्कि उन्होंने उन कस्टमर्स को भी लूटा था जो बैंक में विड्रॉल के लिए आए थे, और उन सभी पैसों को एक साथ सैक्स में डाल दिया गया था। सर्वेलेंस डिवाइस के अकॉर्डिंग जिस रॉबर ने वांगली को पैसे दिए थे उसने सैक बैग में से कैश के 2 बंडल निकाले थे, लेकिन यह पता लगाना इंपॉसिबल था कि वह पैसे बैंक से लूटे गए थे या फिर किसी कस्टमर के विड्रॉन पैसे थे। जिस पर अगर यह आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकता तो बैंक ये कैसे प्रूव करेगा कि वह पैसा बैंक का था। और अगर बैंक ये प्रूव नहीं कर सकता तो फिर वह ये भी प्रूव नहीं कर सकता कि हमारी साइड बैंक रॉबरी में शामिल थी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि मामला अब इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गया। जिस पर यूकाइशिया हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। वह इतने सालों से प्रेसिडेंट जज रही है और उसने सैकड़ों केसेस हैंडल किए हैं। इस रॉयल रॉबरी केस का सोसाइटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, इसलिए कोर्ट के प्रेसिडेंट ने उसे इस केस का प्रेसिडेंट जज बनाया था। लेकिन इस केस में पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो काफी अजीब हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ कोर्ट प्रोसेस के अंदर ही हो रहा था। जिस पर यूकाइशिया नंदू बैंक की तरफ
देखकर पूछती है प्लेंटिफ्स लॉयर, क्या आपके पास इस बात को रिफ्यूट करने के लिए कोई एविडेंस या लीगल प्रोविजन है? लीमो के मन में बहुत गुस्सा आता है और वह मुझे गाली देना चाहता है, लेकिन उसे पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी और अगर वह दोबारा कुछ गलत करता तो उसे सीधे ट्रायल से बाहर कर दिया जाता, जिस पर वह खुद को जबरदस्ती शांत करता है और फिर हाथ उठाकर कहता है प्रिजाइडिंग जज, मैं अपोजिंग लॉयर की बात पर ऑब्जेक्शन करता हूं। जब कोई कस्टमर बैंक के अंदर होता है तो उसकी सेफ्टी और प्राइवेसी की जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर कस्टमर बैंक से बाहर नहीं निकला है तो उसका पैसा नेचुरली बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, क्योंकि अगर कस्टमर के पैसे का लॉस होता है तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पर आती है। इसलिए अगर कस्टमर बैंक हॉल से बाहर नहीं निकला तो वह पैसा बैंक का माना जाएगा। इसमें यह अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि पैसा बैंक का था या कस्टमर का, क्योंकि जब तक पैसा बैंक हॉल में है तब तक वह बैंक प्रॉपर्टी माना जाएगा। यह कहते हुए लीमो लगातार मेरी तरफ घूरता रहता है और उसके चेहरे पर मेरे लिए रेजेंटमेंट साफ दिखाई देता है, जिस पर मैं हल्की सी स्माइल करता हूं और फिर कुछ सोचने के बाद हाथ उठाकर प्रेसिडेंट जज से कहता हूं, प्रेसिडेंट जज, नंदू बैंक की तरफ से अभी जो बात कही गई है उसके बारे में मेरे पास एक केस है। यह केस करीब 6 महीने पहले का है। उस समय एक कस्टमर ने बैंक से पैसे निकाले थे, लेकिन जैसे ही वह पैसे लेकर बाहर निकला तभी लेवल 4 पर वेट कर रहे रॉबर ने उससे पैसे छीन लिए। उस टाइम उस कस्टमर से 1,50,000 युआन लूट लिए गए थे। फिर बाद में रॉबर मर गया, लेकिन उसने वह पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, इसलिए पैसे वापस नहीं मिल पाए, जिस पर वह कस्टमर बैंक के पास गया और कंपनसेशन मांगा। फिर उसने नंदू बैंक पर लगातार केस भी किया, लेकिन उस समय बैंक ने कोर्ट में यह कहा था कि जैसे ही कस्टमर काउंटर से बाहर निकल गया उसके बाद बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और बैंक ने यह भी कहा था कि कस्टमर ने अपने पैसे की प्रॉपर सेफ्टी नहीं रखी, जिसकी वजह से वह कस्टमर केस हार गया। लेकिन अब नंदू बैंक खुद कह रहा है कि जब तक कस्टमर बैंक हॉल में है तब तक उसके पैसे की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, और अगर पैसे का नुकसान होता है तो बैंक उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो फिर आखिर नंदू बैंक की रियल बात कौन सी है? जब मैं आपसे केस कर रहा था तब आपने कहा कि काउंटर छोड़ने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अब जब आप पर केस हुआ है तो आप कह रहे हैं कि कस्टमर बैंक हॉल में रहे तो पैसे बैंक के माने जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या नंदू बैंक मेरे मेहनत के पैसे वापस करेगा? इसके बाद मैं कहता हूं, प्रिजाइडिंग जज, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस समय के कस्टमर को विटनेस के तौर पर कोर्ट में बुलाया जाए, जिस पर यूकाइशिया हल्का सा सिर हिलाती है और फिर कोर्ट ऑफिसर अनाउंस करता है प्लेंटिफ्स लॉयर की तरफ से विटनेस को बुलाने की रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है। इसके बाद बलीफ एक लगभग 40 से 50 साल की आंट को कोर्टरूम में लेकर आता है। जैसे ही वह आंट कोर्टरूम में एंटर करती है वह सीधा लीमो की तरफ घूरने लगती है, जिस पर लीमो को अचानक बहुत बुरा प्रमोशन फील होने लगता है। फिर यूकाइशिया विटनेस की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है। विटनेस का नाम वांगमिन है, उम्र 46 साल। क्या आपकी आइडेंटिटी सही है? जिस पर वांगमिन तुरंत सिर हिलाती है, जज, मैं वांगमिन हूं और मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। फिर यूकाइशिया कहती है विटनेस की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, अब आप उस समय की सिचुएशन बताइए। यह सुनते ही वांगमिन जैसे अपने अंदर की सारी फीलिंग्स बाहर निकालने लगती है। 6 महीने पहले मैंने नंदू बैंक में पैसे जमा किए थे। हो सकता है नंदू बैंक के लिए 1,50,000 युआन ज्यादा ना हो, लेकिन वह पैसे मेरे और मेरे परिवार की कई सालों की मेहनत थे। हम वह पैसे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वह पैसे गायब हो चुके हैं, जिस पर हमने लॉयर की सलाह पर बैंक पर केस किया, लेकिन बैंक ने कहा कि वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैसे की सही से देखभाल नहीं की और इसी वजह से मेरा केस हार गया। आज मैं सिर्फ नंदू बैंक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका मतलब क्या है? क्या आप डबल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं? जब मैंने आप पर केस किया तब आपने कहा कि काउंटर छोड़ने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अब जब आप पर केस हुआ है तो आप कह रहे हैं कि बैंक हॉल में कस्टमर के पैसे का लॉस हो तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, और अगर कस्टमर बैंक हॉल से बाहर नहीं निकला तो वह पैसा बैंक का माना जाएगा। तो फिर क्या आपको मेरे मेहनत के पैसे मुझे वापस नहीं देने चाहिए? शुरू में वांगमिन काफी कामली बोल रही होती है, लेकिन वह जितना ज्यादा बोलती है उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होती जाती है और आखिर में वह गुस्सा होकर गालियां देना शुरू कर देती है, जिस पर साइड में खड़े पुलिस वाले उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाते। फिर ट्रायल थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाता है और लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग भी इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है सच में नांदू बैंक से पाला पड़ना बहुत अनलकी है, जिस पर दूसरा कहता है मुझे याद है बाकी बैंक्स इतने ज्यादा ऑटरेजस नहीं होते। फिर कोई और कहता है पता नहीं, लेकिन तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि कौन कौन से बैंक्स ऐसे बैरियर्स क्रिएट करते हैं। ट्रायल सस्पेंड होने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग नांदू बैंक के खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं। इधर कोर्टरूम में यूकैक्सिया देखती है कि विटनेस अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिस पर वह थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है प्लेनेटिव विटनेस, अपने इमोशंस कंट्रोल कीजिए, कोर्ट में अब्यूज अलाउ नहीं है, यह आपकी पहली वार्निंग है। प्रीसीडिंग जज की आवाज सुनते ही वांगमिन तुरंत खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर वह कहती है सॉरी प्रेसिडेंट जज, मैं कोर्ट में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस पर यूकाइशिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता और वह कहती है प्लेनेटिव विटनेस वांगमिन, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है? वांगमिन सिर हिलाकर कहती है जी प्रेसिडेंट जज, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। इसके बाद बैलीफ वांगमिन को कोर्टरूम से बाहर ले जाता है। जैसे ही वांगमिन बाहर जाती है यूकैक्सिया लीमो की तरफ देखती है। फिर वह कहती है प्लेनेटिव विटनेस ने क्लेम किया है कि नांदू बैंक ने बैंक हॉल में कस्टमर की प्रॉपर्टी की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। डिफेंडेंट साइड नांदू बैंक उस समय की सिचुएशन पर अपना एक्सप्लेनेशन दे। यह सुनकर लीमो अपनी मुट्ठियां कस लेती है और खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि यह लॉ सूट उसके लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर बन चुका था। उसे तो अब ऐसा फील होने लगा था कि शायद वह यह केस जीत ही नहीं पाएगी। फिर वह लंबी सांस लेती है और खुद को शांत करके कहती है प्रिजाइडिंग जज, मुझे प्लेंटिफ विटनेस की मेंटल कंडीशन पर डाउट है। अभी थोड़ी देर पहले एडजर्नमेंट के दौरान विटनेस का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट में उसकी बात को प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जा सकता। इतना कहकर लीमो मेरी तरफ देखती है, लेकिन उसी वक्त उसे अचानक बहुत बुरा फीलिंग होने लगता है, क्योंकि यूकाइशिया अभी सोच ही रही होती है कि लीमो की बात मानी जाए या नहीं। तभी मैं अपना हाथ उठा देता हूं, जिस पर यूकाइशिया मेरी तरफ देखकर पूछती है प्लेंटिफ्स लॉयर, क्या आपको कुछ कहना है या कुछ ऐड करना है? मैं हल्का सा स्माइल करता हूं और अपने हाथ में मौजूद फाइल्स ऊपर उठाता हूं। लीमो ध्यान से उन फाइल्स को देखती है और उसमें करीब 10 से 12 विटनेस फाइल्स होती हैं, जिस पर लीमो कंफ्यूज्ड होकर मेरी तरफ देखने लगती है। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता हूं और फिर कहता हूं प्रेसिडिंग जज, हम डिफेंस लॉयर की बात से एग्री करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यह विटनेस मेंटली अनस्टेबल हो सकती है तो हम इस पॉइंट पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी कई और विटनेस हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि नांदू बैंक के अंदर कस्टमर्स की प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यह कहते हुए मैं बाकी विटनेस फाइल्स बाहर निकाल देता हूं। यह देखकर लीमो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने इतने सालों में बहुत सारे लॉसूट्स लड़े थे, लेकिन उसने आज तक ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। यह उसके लिए पूरी तरह डिफेंस ब्रेक होने जैसा था, जिस पर मैं मन ही मन उसकी तरफ देखकर हंसता हूं, क्योंकि अगर वह एक विटनेस को मेंटली अनस्टेबल कहकर बचना चाहती थी तो बाकी विटनेस का क्या करेगी? वह सबको तो गलत नहीं साबित कर सकती थी। और फिर मैं आगे कहता हूं प्रिजाइडिंग जज, हमारे पास जो एविडेंस है वह यह साबित करने के लिए काफी है कि नांदू बैंक के पास कस्टमर प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए डिफेंडेंट साइड के लॉयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जानी चाहिए। जिस पर यूकाइशिया थोड़ी देर सोचती है और फिर डिसीजन सुनाती है। प्लेनेटिव की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि प्लेनेटिव की तरफ से दिया गया एविडेंस यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन डिफेंडेंट साइड की यह बात एक्सेप्ट की जाती
जाती है कि बैंक को कस्टमर प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। यह डिसीजन सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक साथ रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे हो सकता है। लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कोई कमेंट करता है, टीचर लुओ, इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट भी किया और एग्री भी किया, जिस पर टीचर लुओ हल्का सा स्माइल करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। प्रिजाइडिंग जज ने प्लेंटिफ की एप्लीकेशन रिजेक्ट इसलिए की है क्योंकि प्लेंटिफ जो एविडेंस लाया है वह हर केस पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन लॉ के हिसाब से बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह बैंक के अंदर कस्टमर की प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करे। और अगर कोर्ट पूरी तरह प्लेंटिफ की बात मान लेता तो इसका मतलब होता कि हर हालत में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि लॉ ऐसा नहीं कहता। लेकिन दूसरी तरफ जज ने यह भी माना है कि इस डिबेट में नांडू बैंक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई, इसलिए यह फैसला बहुत स्मार्ट तरीके से दिया गया है। जज ने लॉ की डिग्निटी भी बचा ली और साथ में यह भी बता दिया कि इस केस में नांडू बैंक ने सही काम नहीं किया, जिस पर अब नंदू बैंक पूरी तरह दूसरे साइड की डिबेट में फंस चुका है। फिर टीचर लुओ हल्का सा सिर हिलाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है यह लॉसूट शायद अब हारने वाला है, नंदू बैंक हार सकता है। यह सुनते ही लाइव ब्रॉडकास्ट में लोग कमेंट करने लगते हैं। कोई कहता है, अगर टीचर लुओ कह रहे हैं कि नंदू बैंक हार जाएगा तो शायद अब नंदू बैंक के पास कोई उम्मीद नहीं बची, जिस पर दूसरा कहता है, अरे आखिर टीचर लुओ कौन है, ये मत भूलो। फिर लुडाकियां कमेंट सेक्शन को देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, ये लॉसूट अब लगभग खत्म होने वाला है, अब फाइनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। और फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट इस जजमेंट रिजल्ट को अडॉप्ट कर लेता है, जिस पर लीमो अपना हाथ उठाता है और प्रेसिडिंग जज से कहता है कि आपने मुझे अपनी बात पूरी करने और ये एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया कि मैंने जो अभी ट्रायल एप्लीकेशन दी थी वो इनवैलिड थी। यह सुनकर प्रेसिडिंग जज कहता है कि एप्लीकेशन इनवैलिड थी, जिस पर लीमो के चेहरे पर काली लकीरें पड़ जाती हैं और वह हैरानी में सोचता है कि आखिर एप्लीकेशन इनवैलिड होने का मतलब क्या है। फिर प्रेसिडिंग जज कहता है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एप्लीकेशन इनवैलिड क्यों है? ट्रायल रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका है, डिफेंडेंट को नोटिफाई भी कर दिया गया है, इसलिए अब यह एप्लीकेशन इनवैलिड है। अगर डिफेंडेंट फिर भी अपनी एप्लीकेशन पर इंसिस्ट करना चाहता है तो वह ट्रायल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अपील फाइल कर सकता है, लेकिन अभी एप्लीकेशन इनवैलिड है, जिस पर वह डिफेंस लॉयर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इस टॉपिक पर डिस्कशन आगे जारी रही तो आपको दूसरी बार वार्निंग दी जाएगी। यह सुनकर लीमो ट्रायल टेबल की तरफ देखता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा फील होता है जैसे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। उसके अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दबता जाता है और वह लगभग घुटने लगता है, जिसके बाद उसके मुंह से धीरे धीरे सिर्फ एक शब्द निकलता है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडिंग जज और काई जिया हल्का सा डिफेंडेंट की तरफ देखते हैं, यानी लीमो की तरफ, और फिर मेरी तरफ नजर डालते हैं, जिस पर वह लॉ हैमर बजाता है और कहता है, अब प्लेनेटिव और डिफेंडेंट अपनी फाइनल कोर्ट स्टेटमेंट दें। पहले प्लेनेटिव का लॉयर अपनी फाइनल स्टेटमेंट देगा। यह सुनकर मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूं, क्योंकि फाइनल कोर्ट स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होता है कि क्या वो जज को इंप्रेस कर पाती है या नहीं। अगर हम जज को कन्विंस नहीं कर पाए तो हम ये केस हार सकते हैं और वांग ली को फिर से सजा मिल सकती है। मेरी पहले की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैसे सबसे ज्यादा लॉ की इंटरप्रिटेशन को इंपॉर्टेंस देती है, उसके लिए कानून की हर प्रोविजन सबसे ऊपर होती है, जिस पर मैं धीरे से खड़ा होकर कहता हूं, ऑनरेबल प्रेसिडिंग जज, हमने इस लॉसूट में जितने भी एविडेंस और लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लीगल जस्टिस कभी किसी अच्छे इंसान को गलत तरीके से पनिश नहीं करती और ना ही किसी बुरे इंसान को छोड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ट्रायल कानून के नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से चले और हम सब अपना ओथ याद रखें। यह सुनकर साइसिया हल्का सा संतुष्ट होकर सिर हिलाती है, जिसके बाद वह कहती है, प्लेंटिफ की स्टेटमेंट पूरी हुई, अब डिफेंडेंट अपनी स्टेटमेंट देगा, जिस पर लीमो धीरे धीरे खड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह फाइनल स्टेटमेंट नंदू बैंक के लिए आखिरी चांस है और वह यह भी महसूस कर रहा होता है कि इस लॉसूट का माहौल उनके खिलाफ जाता दिख रहा है। फिर वह कहता है, रिस्पेक्टेड चीफ जज, इस लॉसूट में हमारी नंदू बैंक विक्टिम की पोजीशन में है। मुझे लगता है कि सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन लॉ रशलेस होता है। हमारी नंदू बैंक आखिरकार विक्टिम है और प्लेनेटिव की तरफ से जो कंपेंसेशन प्रपोजल दिया गया है वह हमारे लिए बहुत अनफेयर है। यह सुनकर साइसिया बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बात सुनती रहती है और फिर सामने प्लेंटिफ टेबल की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद वह वांग ली से कहती है, अब पार्टी खुद अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे, जिस पर वांग ली अपना सिर उठाता है, ट्रायल टेबल की तरफ देखता है और फिर मेरी तरफ नजर डालता है। इसके बाद वह कहता है, डियर प्रेसिडिंग जज, मुझे इस ट्रायल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे एक्सेप्ट करूंगा। इसके साथ ही उसकी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। फिर कोर्ट अनाउंस करती है कि अब 30 मिनट के लिए एडजर्नमेंट होगा। इसके बाद 30 मिनट बीत जाते हैं और फिर ट्रायल दोबारा शुरू होता है। काइशा और बाकी जजेस वापस कोर्ट रूम में आते हैं, लॉ हैमर बजता है और कोर्ट फिर से शुरू होती है, जिस पर कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान फाइनल रिजल्ट को लेकर बेचैन महसूस करता है। लेकिन वहां सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जो पूरी तरह शांत दिखाई देता है और वह मैं होता हूं। हालांकि डिबेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी तक सामने नहीं आया था, इसलिए बाकी सब लोग बहुत नर्वस फील कर रहे होते हैं, जिस पर ली श्यूजेन मुझे हैरानी से देखती है और कहती है, लॉयर सू, क्या आपको फाइनल ट्रायल रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं हो रहा? ये बहुत बड़ा केस है, ऊपर से इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी चल रहा है, बाहर लोग भी इस पर बहुत बात कर रहे हैं, क्या आपको सच में कोई टेंशन नहीं है? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जिसे पनिश होना चाहिए उसे पनिशमेंट मिलेगी और जिसे नहीं मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलेगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो, हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम लॉयर ली को देखो, नांडू बैंक के लीगल अफेयर्स के तौर पर वह हमसे कहीं ज्यादा नर्वस होगा। यह सुनकर ली श्यूजेन लीमो की तरफ देखती है, जिस पर वह नोटिस करती है कि लीमो लगातार हमारी तरफ ही देख रहा है। फिर वह धीरे से कहती है, लॉयर सू, लॉयर ली ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरफ ही देख रहा हो, जिस पर मैं ऊपर देखता हूं और नोटिस करता हूं कि लीमो की आंखों में गुस्सा, बेचैनी, नफरत और डर सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वह लगातार मुझे घूरता रहता है। यह देखकर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, टेंशन मत लो, लॉयर ली बस पहले से प्रोटेक्शन ड्रिल कर रहा है। उसी समय कोर्ट रूम के अंदर तीनों जजेस फाइनल डिसीजन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। कैजिया बाकी दो जजेस की तरफ देखती है, जिस पर उनमें से एक जज कहता है, वांग ली की इनोसेंस को लेकर प्लेनेटिफ ने कोर्ट में काफी लीगल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रायल में उसे 20 साल की सजा मिली थी और सेकंड ट्रायल में भी वही फैसला मेंटेन किया गया था। यह सुनकर दूसरा जज भी सिर हिलाकर सहमति जताता है, लेकिन साइसिया धीरे से कहती है, ट्रायल रिजल्ट लॉ के बेसिस पर होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ट्रायल को रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम प्रिजाइडिंग जज के जजमेंट के हिसाब से चलेंगे। जिस पर आखिर में तीनों जजेस अपना फाइनल डिस्कशन खत्म कर लेते हैं और काइसिया फाइनल रिजल्ट तैयार करती है। इसके बाद कोर्ट रूम में 30 मिनट का समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इस लॉसूट को फॉलो करने वाला हर इंसान फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करता रहता है। फिर काइसिया और बाकी दो जजेस कोर्ट रूम में वापस आते हैं, जिस पर क्लर्क जोर से अनाउंस करता है, ऑल राइज। यह सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लीमो घबराहट के साथ ट्रायल बोर्ड की तरफ देखता है, क्योंकि इस वक्त तक उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। वह सिर्फ काइसिया के मुंह से फैसला सुनने का इंतजार करता रहता है। उसी दौरान मैं अनजाने में प्लेनेटिव साइड की तरफ देखता हूं और नोटिस करता हूं कि वहां मैं खुद पूरी तरह रिलैक्स्ड दिखाई दे रहा हूं, जिसे देखकर मुझे महसूस होता है कि शायद मुझे पहले से ही फैसला पता है। फिर काइसिया अपने सामने रखी जजमेंट फाइल को देखती है और सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। यह देखते
देखते हुए कि उस समय वांग ली अपनी बेसिक सैनिटी खो चुका था, इसलिए वांग ली को 6 महीने की प्रिजन सेंटेंस दी जाती है, जिसे 1 साल के लिए सस्पेंडेड रखा जाता है। प्लेनेटिव को मिली कंपेंसेशन के खिलाफ जो इलीगल पैसा लिया गया था उसे वापस करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिस पर नांडू बैंक को भी इस केस में शामिल माना जाता है और नांडू बैंक को वांग ली से माफी मांगने की सजा दी जाती है। इसके साथ ही डिफेंडेंट की तरफ से फाइल किए गए बाकी सभी क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर कोर्ट कहती है यह इस केस का फाइनल जजमेंट है और हमारे देश के प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से यह कोर्ट मैंडेटरी सस्पेंशन टाइम के अंदर सभी पार्टीज को जजमेंट कॉपी भेज देगी।